ये भी कह रहे हैं विपक्ष वाले कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं बीजेपी वाले मंदिर घूमना शुरू कर दो, क्योंकि कोई बड़ा आदमी जब कहीं किसी स्टेट में आता है या किसी जिले में आता है तो वो रोजगार लाता है। कि गौरव पांडे जो हैं वो दिल्ली के नेता हैं, पढ़े लिखे दिल्ली में हैं, बातें दिल्ली की हैं और यहाँ के तो नेता ही नहीं है। अगर दिल्ली में पढ़ना बुरा है तो भैया आप जो ये हमारा जागेश्वर है, जो हमारा कुमाऊं है, यहाँ पे बढ़िया कॉलेज बनवा देते ना। अगर मैं अपनी एजुकेशन करने, हायर एजुकेशन करने दिल्ली गया तो क्या मुझे गलत किया मैंने? अगर मेरा परिवार रोजगार के लिए दिल्ली गया तो क्या उन्होंने गलत किया? हर बात में जागेश्वर, वीडियो से पहले जागेश्वर, जागेश्वर जागेश्वर का रिपीटेशन। तो जागेश्वर से इतना लगाव कैसे? जय जागेश्वर। प्रणाम उत्तराखंड, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है और आप इस वक्त पगडंडी देखना शुरू कर चुके हैं। हमारा उत्तराखंड एक प्राकृतिक राज्य है जहाँ की नैसर्गिक सुंदरता इसका प्रतीक है और इसे हम दो भागों में देखते हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। और जब हम कुमाऊं रीजन की बात करते हैं तो यहाँ के अल्मोड़ा जिला जिसे सांस्कृतिक नगरी कहते हैं और उसमें एक विशेष जगह माना जाता है कि जहाँ से शिवलिंग को पूजने की शुरुआत हुई, जागेश्वर। और अपनी हर बात में जागेश्वर का जिक्र करने वाले भाजपा के जो है प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड गौरव पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय जागेश्वर। यहीं से अगर मैं शुरुआत करूं तो मैं यही कहूँगा कि हर बात में जागेश्वर, वीडियो से पहले जागेश्वर, जागेश्वर जागेश्वर का रिपीटेशन। तो जागेश्वर से इतना लगाव कैसे? दीपांशु जी, लगाव हर किसी को अपनी मातृभूमि से होता है जी। जागेश्वर मेरी मातृभूमि है। मेरे ईजा बाबू, मेरे दादा दादी, सब लोग उस छोटे से गांव तोली बरतोली से निकलकर अपने पालन पोषण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए दिल्ली गए। दिल्ली से उन्होंने अपनी रोजी रोटी करी, काम धाम किया, बट अपनी मातृभूमि का प्यार सदैव सबके मन में रहता है जी। जो आपने मेरे से पूछा कि हर बार कोई भी चीज़ करने से पहले जय जागेश्वर क्यों? जागेश्वर भगवान हमारे इष्ट देव हैं, गोलजी भगवान हमारे इष्ट देव हैं। और ये जागेश्वर जो मंदिर है ये 2500 साल पुराना है लगता है। यहाँ पे साक्षात शिव ने, सप्तऋषियों ने पूजा करी है। आदि पुराण में इसका जिक्र रहा है। और आप जब मंदिर को दूर से देखेंगे या मंदिर के पास जाएंगे तो आपको साक्षात कहीं ना कहीं उसमें दिखेगा कि उसमें केदारनाथ मंदिर की कहीं ना कहीं छवि दिखेगी। 124 छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे और वास्तविक में वहाँ जाने के बाद एहसास होता है कि आप शिव की नगरी में हैं, शिव के बहुत करीब हैं। और आज हमारा सौभाग्य ये भी है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो मैं आपको बहुत दिन से कह रहा था कि अगर शिव ने उनको बुलाया है तो उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा, वो ज़रूर आएंगे। भिन्न भिन्न प्रकार की कोई भी डिफ़िकल्टी हो, चाहे हमारा टेरेन कमज़ोर हो, चाहे वहाँ हेलीकॉप्टर आए चाहे ना आए, अगर शिव ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बुलाया है तो जागेश्वर ज़रूर आएंगे। और इसके पीछे मेरा मकसद ये भी है कि आज अगर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जागेश्वर आ रहे हैं तो उससे हमारा टूरिज़्म, उससे हमारी इकोनॉमी कुमाऊं की वो कितनी बढ़ने वाली है, इसकी कल्पना आपको आने वाले समय में दिखेगा। हमारे प्रदेश के यशस्वी युवा मुख्यमंत्री जब भी कोई बड़े काम करने जाते हैं तो जागेश्वर भगवान की आराधना ज़रूर करते हैं। थोड़े दिन पहले उन्होंने यहाँ पे, मुझे याद है जब मैं उनसे मिला तो वो कह रहे जागेश्वर में हम अक्षय कुमार को भेजेंगे। हमारे बॉलीवुड के स्टार जो हैं वो जागेश्वर आए। उन्होंने स्पेशल बोला कि आपको जागेश्वर जाना चाहिए। हमारी टूरिज़्म बूस्ट के लिए, हमारी कल्चर इकोनॉमी के लिए, हमारे कुमाऊं के लिए, जितने हमारे ये आदि कैलाश का रूट है, चाहे अल्मोड़ा वाला रूट है, कटारमल वाला रूट है, जो मंदिर माला मिशन हमारे युवा मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं, उसको कितना बड़ा बूस्ट मिलने वाला है ये आपको आने वाले समय में दिखेगा। अभी हमारी चारधाम यात्रा चली है थोड़े दिन पहले, आप हैरान हो जाएंगे कि उसमें 42 लाख लोगों ने, 45 लाख लोगों ने दर्शन किए। वो इसलिए हो पाया कि हमारे युवा मुख्यमंत्री, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि सुगम यात्रा होनी चाहिए, मार्ग अच्छे बनने चाहिए,
जो टूरिस्ट आए, जो श्रद्धालु आए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। उसका नतीजा है कि आज हमारी चारधाम यात्रा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। और जो हमारे प्रधानमंत्री अब आने वाले हैं जागेश्वर में, उसके बाद कुमाऊं की अर्थव्यवस्था, कुमाऊं का हमारा जागेश्वर मंदिर, कुमाऊं के लोगों के लिए आने वाले दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। इसलिए मुझे अपनी मातृभूमि से, हमारे जागेश्वर से लगाव है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो पहले प्रधानमंत्री बनेंगे जो कि जागेश्वर धाम आएंगे, तो लगता है उस वक्त कि चलो अब कुछ बेहतर होगा। हिमांशु जी, बेहतर होगा। जी। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री शिव की पावन धरती जागेश्वर में आने वाले हैं। उनके आने के बाद जो विकास की धरा है, मैं छोटी सी बात में एक बात याद आई। जब मैं जागेश्वर जाता हूँ अक्सर, तो हमारे वहाँ के जो पुजारी लोग हैं, जो हमारे पंडा समाज है, जो हमारे पुजारी लोग हैं, वो मेरे से अक्सर बोलते थे, गौरव जी प्रधानमंत्री कब आएंगे, प्रधानमंत्री जी कब आएंगे। मुझे याद है जो थोड़े दिन पहले जब हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उधर आए और उन्होंने 1-1.5-2 घंटा जब पूजा करी अपने परिवार के साथ उधर, तो सारे पुजारियों को एक ही मानना था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कब आएंगे। तो मैं उनको हर बार कहता था कि मैं जब से इधर आया हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, आप मेरे से एक ही बात पूछते हैं, प्रधानमंत्री जी कब आएंगे। मैं इतना बड़ा आदमी तो नहीं कि प्रधानमंत्री जी को बुला सकूँ, ना इतना बड़ा कोई वो हूँ कि मैं उनको बोल सकूँ, बट अगर शिव ने उनको बुलाया है और शिव के वो परम भक्त हैं तो ज़रूर आएंगे। आज वो बात सच होने जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जागेश्वर की धरा में आने वाले हैं और वो यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ यहाँ ध्यान भी करेंगे, यहाँ के लोगों से मिलेंगे भी, और इससे हमारा जागेश्वर किन ऊंचाइयों में जाएगा ये आपको आने वाला समय बताएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये भी कह रहे हैं विपक्ष वाले कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं बीजेपी वाले मंदिर घूमना शुरू कर देते हैं। अब विपक्ष की बात तो आप मत करिए। अच्छा। वो हर बात को पॉलिटिकल लोगों में, पॉलिटिकल चीज़ों में गिनना चालू करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, चुनाव हो चाहे ना हो, वो हमारी अध्यात्म की तरफ, सनातन की तरफ उनका रुझान जग जाहिर है। पूजा पद्धति, भगवान के प्रति आस्था, अपने देश के विकास कैसे हो उसके प्रति उनका लगाव आज से नहीं है। विपक्ष की भूमिका तो यह है कि विपक्ष कभी डेवलपमेंट का काम ही नहीं करना चाहता है। मैं जागेश्वर की अगर आपको बात करूं तो जागेश्वर में अल्मोड़ा से लेकर दनिया तक और दनिया से आगे पनार से लेकर पिथौरागढ़ तक, क्या ये डबल रोड नहीं होना चाहिए था? मुझे अच्छी तरह याद है, शायद मैं डाटा में गलत भी हो सकता हूँ या डाटा मेरा ठीक भी होगा, कि कुछ साल पहले 65 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अल्मोड़ा से लेकर जागेश्वर तक डबल लेन के लिए दिए थे। उस समय की सरकारों ने ये नहीं सोचा कि इसको चौड़ीकरण किया जाए। आप जब जाते हैं अल्मोड़ा से तो आप देखेंगे कि आगे धीरे धीरे जाके सिंगल रोड हो जाता है। क्या उसकी वजह से हमारा टूरिज्म खराब नहीं होता है क्या? आज अगर हम उन्हें अल्मोड़ा से लेकर दनिया तक डबल रोड दे दें तो क्या उत्तराखंड का, क्या जागेश्वर का टूरिज्म बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वहाँ के जितने छोटे रोजगार हैं, जो परचून की दुकान चलाते हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो रोडों में खड़े होकर काम करते हैं, क्या टूरिज्म बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? जो ये 65 करोड़ रुपए उन्होंने सिर्फ डामरीकरण में लगाया, अगर वो डबल रोड करते तो क्या टूरिज्म नहीं बढ़ता? इसलिए आप विपक्ष की बात मत कीजिए। मेरा आपसे मानना है कि अभी बहुत सुखद अनुभव है कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जी की पहल पर जो उनकी मंदिर वाला मिशन है, हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की पहल पर जो होने जा रहा है, उसमें सब सहभागी बने और उत्तराखंड, स्पेशली कुमाऊं, हमारा आगे बढ़े, हमारा युवा नशा मुक्त रहे, हमारा युवा उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में लगे। इसके विषय में अगर हम बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मैं इस बारे में ज़रूर बात करूंगा, लेकिन मुझे याद आ रहा है चुनाव का उस समय मैं सुनने में आया था कि कुंजवाल जी नाराज़ हो गए थे, आपसे कोई वीडियो बना ली थी आपने उनके ऊपर। हाँ। कुंजवाल जी ने 15 साल उत्तराखंड में जागेश्वर में चुनाव लड़ा, उनका चौथा चुनाव। मैंने सिर्फ उनसे ये पूछा था कि ये जो रोड आप बना रहे हैं, ये आप हर बार कहते हैं, यहाँ बोर्ड लगा है कि उद्घाटन हो गया, ये रोड कहाँ है? अगर ये मेरा पूछना उनकी नाराजगी का कारण है तो मैं जागेश्वर का
नागरिक होने के नाते, जागेश्वर का रहने वाले के नाते मेरा पूछना उनसे हक बनता है कि सामाजिक दायरे में मैं भी काम करता हूँ। अगर मैंने उनसे पूछा और वो नाराज, उस बात से नाराज हुए, तो मुझे लगता है कि आगे भी विपक्ष, आज हमारे विधायक हैं उधर, विपक्ष के लोग अगर हमारे विधायक से कुछ पूछेंगे तो क्या उनको नाराज होना बनता है क्या? अगर 5 साल बाद विधायक से पूछा जाएगा, अभी बीजेपी के विधायक हैं वहाँ पर, उनके पास लंबा समय, लंबा कार्यकाल है काम करने के लिए, उनसे पूछा जाएगा तो आपको लगता है कि वो काम इस बीच में हो रहा है वहाँ पर या कर रहे हैं कुछ? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार आने का, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है 5 साल बाद सरकार बदलती है, हमने वो पद्धति तोड़ी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने दोबारा अपनी सरकार बनाई है। उनकी युवा सोच का नतीजा ही है कि मैंने आपको पहले बताया कि इस बार चारधाम यात्रा में कितने लोग हैं। हाँ, 43 लाख से ज़्यादा लोग, 43 लाख लोग वहाँ पे इस बार, उससे ज़्यादा वहाँ लोग पहुँचे हैं। उन्हीं की सोच है कि भारत माला मिशन, मंदिर माला मिशन के तहत आज ये कुमाऊं के मंदिरों का विकास हो रहा है। चाहे कटारमल का मंदिर हो, चाहे हमारे जागेश्वर धाम का मंदिर हो, चाहे चंपावत का मंदिर हो, चाहे बागेश्वर का बागनाथ जी का मंदिर हो, चाहे पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा सुगम बनाने की राह में काम हो। तो ये सब चीजें हो रही है ना। आप देखिए, आदि कैलाश में पहले पैदल मार्ग था, हाँ, आज आप वहाँ गाड़ी से जा सकते हैं ना। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो उत्तराखंड से लगाव है, जो उत्तराखंड से उनका प्यार है, दर्शाता है। अगर आप आंकड़ों में बात करें तो कितना पैसा हमने रोड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किया है, कभी क्या ये कोई सोच सकता था क्या? आज आप पिथौरागढ़, आप टनकपुर वाले रूट से जाएंगे तो आपको एहसास होता है, आप भी कुमाऊं के ही हैं, आपने भी उत्तराखंड बहुत घूमा है, तभी आप कल्पना करते थे कि लोहाघाट, टनकपुर से ऊपर आप सीधे पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे 2.5-3 घंटे में। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ भी जाती है डेवलपमेंट के एजेंडे में काम करती है, और हमारे लोगों का विकास कैसे हो, हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिले, हमारे लोग आगे कैसे बढ़े, उसके प्रति वो सचेत रहती है, उसके प्रति उनकी संवेदना रहती है, और उसके प्रति वो दिन रात काम करती है। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं वो गरीब वर्ग की बात करते हैं। उन्होंने भी विश्वकर्मा योजना लाई, उससे हमारे शिल्पकार भाइयों को कितना लाभ मिलने वाला, आप उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जागेश्वर आने पर बहुत तहे दिल से सारे जागेश्वर वासियों से स्वागत करना चाहता हूँ कि आप हमारी धरा में आ रहे हैं, आप शिव का वंदन कर रहे हैं, आप शिव को याद करते हैं रेगुलर, और इससे हमारे कहीं ना कहीं जागेश्वर का, कुमाऊं का विकास जरूर होगा, ये मेरा आपसे वादा है। जी, कैसा जागेश्वर देख रहे हैं 2 साल बाद, 5 साल बाद? मैं कल्पना करूं कि जागेश्वर का स्वरूप जो है, क्योंकि हुआ क्या कि चाहे वो सत्ता की भेंट चले या राजनीति की, जागेश्वर को उतनी प्रसिद्धि अभी तक नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई लाग लपेट की बात। जो ये धाम, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री कहते हैं कि जागेश्वर को हम 5वां धाम बनाएंगे, आज उनकी बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जागेश्वर आ रहे हैं, और मैं निश्चित तौर पर आपसे ये वादा करता हूँ कि आने वाले समय में जागेश्वर 5वां धाम बनेगा, और यहाँ टूरिज्म, अध्यात्म, योगा, मेडिटेशन ये इस नाते विकसित होगा। हमारे युवा मुख्यमंत्री की यही सोच है कि कुमाऊं के इस अंचल को इंटरनेशनल कम्युनिटी से जोड़ें कि आप आइए हमारे यहाँ मेडिटेशन कीजिए, आप आइए हमारे यहाँ की ब्यूटी को देखिए, और कहीं ना कहीं इन सब से हमारे युवाओं को जो रोज़गार मिलने वाला है, मैं उसकी कल्पना करने जा रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे कि रोज़गार के इतने साधन मिलने वाले हैं कि उत्तराखंड, ये कुमाऊं का ये जागेश्वर सबसे ज़्यादा टूरिज्म की दृष्टि से आगे बढ़ने वाला है। क्या परिस्थितियाँ है वहाँ की? भौगोलिक परिस्थिति क्या है? आर्थिक, बच्चों का रोजगार, ऐसी कोई सुख सुविधाएं जो जरूरी हैं जागेश्वर के लिए इस वक्त मौजूद नहीं है, जो होना जरूरी है? आप देखिए, जागेश्वर में हमारा मतलब आप मानिए बॉर्डर स्टेट मान लीजिए, हम कहते हैं हल्द्वानी से लगभग 100-120 किलोमीटर दूर है। हमारे यहाँ, हमारे मंदिर के होने के नाते हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है वो बहुत सुंदर है, बट उसके बाद भी वहाँ कोई अच्छे रोजगार के साधन आज तक नहीं बन पाए। होटल्स की स्थिति देखें तो हमारे यहाँ कोई ज़्यादा अच्छे, जैसे मैं कहता हूँ 5 स्टार होटल बने
क्योंकि कोई बड़ा आदमी जब कहीं किसी स्टेट में आता है या किसी जिले में आता है तो वो रोजगार लाता है। ऐसे रोजगार सृजन, क्योंकि हम टूरिज्म स्टेट है, हमारा टूरिज्म जितना आगे बढ़ेगा उतना हमारा स्टेट आगे बढ़ेगा। बट टूरिज्म में भी एक पैमाना होना चाहिए, क्योंकि मैं देश विदेश घूमा हूँ। टूरिज्म भी शुड बी ए बैलेंस टूरिज्म। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी खोद दें और वो हमारी नेचुरल ब्यूटी खत्म कर दें। कुछ भी हो वो हमारी नेचुरल ब्यूटी से मिलता जुलता हो, हमारी संस्कृति, हमारी अध्यात्म, हमारी जो ब्यूटी है वो मेंटेन रहनी चाहिए, और सुंदर अच्छे होटल्स बने ताकि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि कोई भी रोजगार जब आता है ना तो उसके साथ उसकी एंसेसरीज भी आगे बढ़ती है। मानो अगर होटल आएगा तो वहाँ सब्जी भी जाएगी, होटल आएगा तो वहाँ दूध भी चाहिए, होटल आएगा तो वहाँ और चीजें भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। ये सारी चीजें चाहिए, तो वो कहाँ से लेंगे? तो मेरी कल्पना है कि आने वाले समय में जागेश्वर में अच्छे सुंदर 5 स्टार होटल बने, अच्छा रोजगार सृजन हो। हमारा जो प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारी आप बोलो नेचुरल चीज़ें हैं, हमारी भटकी दाल है, हमारे आड़ू हैं, हमारी खुमानी है, वो इंटरनेशनली पहुँचे। वहाँ पे अच्छा, अभी मैं लमगड़ा गया था, नाटा रोल साइड में आजकल सेब, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री बार बार बोल रहे हैं, वो रोजगार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में उत्तराखंड मुझे लगता है सेब के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा सेब देश विदेश में जाएगा। हमारी एग्रीकल्चर में जो हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं वो आगे बढ़ेगा। तो अभी उत्तराखंड, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत सिक्योर हाथों में है, और मुख्यमंत्री जी इसके प्रति सजग हैं। वो दिन रात सिर्फ एक ही कल्पना कर रहे हैं कि उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े। आपके आशीर्वाद से आपने उन्हें दूसरा चांस दिया है। ये आज तक कभी हुआ नहीं है उत्तराखंड में कि एक साथ 2 बार, यहाँ तो रिपीट का सीजन है। आपने हमारे युवा मुख्यमंत्री पे विश्वास किया है, तो मुझे लगता है कि आने वाला समय उत्तराखंड का भविष्य सिक्योर हाथों में, आप निश्चिंत रहिए, और हमारा जागेश्वर जरूर आगे बढ़ेगा, मैं आपको विश्वास। अच्छा, एक सवाल आ रहा मेरे मन में। मैंने अक्सर देखा है, पढ़ा है और सुना भी है कि गौरव पांडे जो हैं वो दिल्ली के नेता हैं, पढ़े लिखे दिल्ली में हैं, बातें दिल्ली की हैं, और यहाँ के तो नेता ही नहीं है, यहाँ की बातें कर रहे हैं कि सिर्फ। ऐसा सुनाई देता है कभी आपको, या कभी ऐसा महसूस हुआ लोगों के मुंह से? बिल्कुल होता है कि आप दिल्ली रहे हैं। अच्छा, मैं गांव में भी यही बात बोलता हूँ। हाँ। कि हाँ, मैंने दिल्ली में पढ़ाई करी है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, मुझे कोई शर्म नहीं है। अगर दिल्ली में पढ़ना बुरा है तो भैया आप जो ये हमारा जागेश्वर है, जो हमारा कुमाऊं है, यहाँ पे बढ़िया कॉलेज बनवा देते ना आप। अगर मैं अपनी एजुकेशन करने, हायर एजुकेशन करने दिल्ली गया तो क्या मुझे गलत किया मैंने? अगर मेरा परिवार रोजगार के लिए दिल्ली गया तो क्या उन्होंने गलत किया? तो मैं इस मानसिकता से बाहर निकलने की जरूरत है जी। हम अपने रोजगार के लिए गए ना। आपके घर वालों में भी कोई ना कोई बाहर गया होगा ना। हमारे कुमाऊं के, मुझे लगता है कि हर घर से कोई ना कोई बाहर जाता है रोजगार के लिए। हम तो मतलब फौजी स्टेट है, हमारे यहाँ से हर बच्चा क्या कहते हैं फौज में जाता है, क्या वो बाहर नहीं जाता क्या? मतलब अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो आप दिल्ली के हैं, वैसे दिल्ली से कोई आपत्ति नहीं है। मैं हाथ जोड़ कर ये बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली जाना, मुंबई जाना, विदेश में जाना, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए जाना चाहिए, पर अपने धरती के प्रति आपका प्यार, अपनी माटी के प्रति आपका प्यार रहना चाहिए। और जो बोलता है मुझे बुरा नहीं लगता है जी। मैंने अपनी एजुकेशन दिल्ली करी है, मुझे गर्व है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं कॉलेज का उपाध्यक्ष रहा हूँ, सचिव रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ, दिल्ली छात्र संघ का चुनाव लड़ा हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में मैंने काम किया है। मैंने युवा मोर्चा के नाते आंध्र प्रदेश जैसी जगह का मैं प्रभारी रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जैसी जगह का प्रभारी रहा हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जब मैं युवा मोर्चा में था, पूनम महाजन जी ने मुझे सबसे इम्पोर्टेंट टास्क दिया कि मुझे कश्मीर में युवा मोर्चा की रैली करनी है। और मैं आपको इस आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज से पहले उसकी भव्य रैली कभी नहीं हुई। मुझे याद है जब मैं लाल चौक गया तो हमारा वहाँ का उपाध्यक्ष था एजाज। मैंने कहा यार होर्डिंग बनाने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आ रही है एयरपोर्ट से, यहाँ तक होर्डिंग लगने हैं। तो मुझे लाल चौक में वो एक थर्ड फ्लोर में एक दुकान में ले गया जहाँ फ्लैक्स बनते, प्रिंटिंग की मशीन लगी थी। तो मैंने उनको बोला लगाओ। तो मैंने बोला हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की फ़ोटो दो। तो मैंने उनकी फ़ोटो लगा के एक फ्लैक्स बनाया, क्योंकि हमारे कश्मीर में हम तो बहुत सिक्योर स्टेट में काम कर रहे हैं। कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, काम करना वहाँ दिखता है। तो मैं जैसे ही
वो होर्डिंग बना रहा था, मैं लगवा रहा था, तो हमारे वहाँ का उस समय का युवा मोर्चा अध्यक्ष था डॉक्टर सुरेश, मुझे बोला गौरव भाई अनर्थ हो जाएगा, आप ये मत करो। मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि हमने तो दिल्ली में काम किया है, दिल्ली में पढ़े हैं और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। जब वो होर्डिंग लगा तो बवाल हो गया, और मुझे वो रैली बहुत सक्सेसफुल हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, पूनम जी की। बट मुझे आज भी वो दुख है कि उसके बाद आतंकवादियों ने हमारे युवा मोर्चा के 2 कार्यकर्ता उस रैली के बाद टारगेट करके मारे, उनको मार दिया। तो क्या वो आप पीड़ा कभी भूल सकते हैं क्या? आज 370 हटने के बाद आज कश्मीर की स्थिति है ना जी, देश के गृह मंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने डिसाइड किया ना कि हम 370 हटाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प था ना कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। हम फर्स्ट डे से हम जो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बनने से लेकर आज तक हमने एक ही नारा दिया, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। आर्टिकल 370 हटना चाहिए, 35 हटना चाहिए, हट गया ना, आज कश्मीर में शांति है ना जी। मगर जो कार्यकर्ता गए उनके प्रति आपकी संवेदना और जिनकी वजह से आज ये भारतीय जनता पार्टी वट वृक्ष बना, वो अपने मन में रहना चाहिए। दिल्ली का ऐशो आराम छोड़ के देहरादून की मेट्रो लाइफ, दिल्ली की मेट्रो लाइफ, देहरादून का ऐशो आराम छोड़ के गांव में रह रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं राजनीति में, समाज के लिए। तो लग रहा है पहाड़ों में मन लगता है दिवांशु, अपनी मातृभूमि से सबको मन लगता है। मुझे वो आप कोरोना के फेस में मुझे याद आ रहा है, जब यहाँ पे पहली बार मिले थे हम, कोरोना में आपसे मैं पहली बार मिला था, यहाँ त्राहिमाम हो रखा था लोगों को। जो कोरोना के समय में हमने जो काम किया उसको लोगों ने सराहा भी, और लोगों ने मैसेज भी किया। मुझे याद है चामी से मुझे एक परिवार का फ़ोन आया कि मेरी मम्मी का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया है, आप क्या कहते हैं कंसंट्रेटर भेज दो। मैं उस समय कुछ कंसंट्रेटर्स, कुछ मास्क, मेरे दोस्तों ने दिल्ली से, मुंबई से, सबने मदद करी कि यार वहाँ काम करना है। कोरोना किट भेजी, वो क्या था वो ऑक्सीमीटर्स, वो उस समय मिल नहीं रहे थे, मैंने लाया, सबको बांटे, किट बांटी। तो वो लेडी के लिए जब हमने जो कंसंट्रेटर भेजा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, तो वो आज भी वो परिवार कभी मिलता है तो जब वो उसकी मम्मी या वो उनकी या अब तो मेरा दोस्त है वो लड़का चांदी वाला, वो जब वो गले लगाते हैं तो वो एहसास करके सब भूल जाते हैं कि दिल्ली का ऐशो आराम खत्म हो गया है या देहरादून का ऐशो आराम खत्म हो गया। अपनी मातृभूमि में अपने वहाँ के लोगों के प्रति आप काम करेंगे तो वो आपको सम्मान देंगे, आप काम नहीं करेंगे तो आपको सम्मान नहीं देंगे। क्योंकि देखो जी, हम तो ब्लेस्ड है कि हमने पढ़ाई कर ली, हमने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, देश विदेश घूम गए। आज भी गांव का आदमी उन सब चीज़ों से वंचित है। उस कहते हैं वो समाज के अंतिम तबके का लोग, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे, हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, उस अंतिम तबके के लोग तक वो समान, वो हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे युवा मुख्यमंत्री ने जो इनके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, आज अगर मैं वो भी तो उन तक पहुँचा दूँ ना, तो तब भी उस पहाड़ का भला हो जाए। चाहे वो आयुष्मान कार्ड की बात हो, चाहे विश्वकर्मा योजना हो, चाहे धनधन योजना हो, जहाँ जहाँ गरीब के लिए मकान हो, चाहे हमारी आप पॉलिसी देखिए ना, आज अपना जो काम है, जो बात, अगर हम वो पॉलिसीज भी उन तक पहुँचा दें ना, तो मुझे लगता है पहाड़ का भला हो जाएगा। और उसी काम पे हम सब लगे हैं कि किसी तरीके से ये हमारे प्रधानमंत्री जी की जो पॉलिसीज़ हैं, गरीब के लिए मकान, शिल्पकार भाइयों को जो 3 लाख रुपए, 1 लाख रुपए औजार खरीदने के लिए सामान, वो तो उन तक पॉलिसी पहुंच जाए, उनके बच्चे अच्छे पढ़ जाएं, उनको हॉस्पिटल में अच्छा इलाज मिल जाए। और स्पोर्ट्स के प्रति जो मैं बार बार कहता हूं कि हमारे युवा को नशे से दूर रहना चाहिए, और उसका मुझे एक ही कारण दिखता है कि अगर हम उन्हें स्पोर्ट्स के प्रति लगाव दे देंगे तो ये कहीं ना कहीं युवा नशे से दूर हो जाएगा। अभी एशियन गेम्स में आपने देखा है रिकॉर्ड तोड़, बिल्कुल। तो ये क्या है? ये बदलता भारत है ना, ये शाइनिंग इंडिया है ना जी। बिल्कुल। गांव की लड़कियां मेडल जीत रही हैं,
गांव के बच्चे मेडल जीत रहे हैं। मुझे थोड़े दिन पहले वो एक हमारी मानसी नेगी है, मानसी नेगी स्लो वो वॉक, मिली स्लो वॉक रेस। देहरादून में मिली अभी वो। मैं उससे मिला तो मुझे एहसास ही नहीं हो, पंजाब से खेल रही है। उसने मुझे सारी अपनी स्टोरी बताई। तो हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने समस्या सारी सॉल्व करी ना जी। आज स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी बन रही है, जो हमारी कैबिनेट मंत्री है रेखा आर्या जी, वो सजग है ना उसके प्रति। इवन एक वो लड़का भी वायरल हो रहा था, चमन। हाँ वो देखो चमन कहाँ पहुंच गया वो बच्चा। आप सब लोगों के सहयोग से चमन कहाँ पहुंच गया, आज यूट्यूब का स्टार बन गया। बिल्कुल। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसे बुला के फेलिसिटेट किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको अपने घर बुलाया। तो ये बहुत, वो कहते हैं ना वो जमीन से जुड़े हुए मुख्यमंत्री हैं। वो सैनिक के बच्चे, तो उन्हें सैनिकों का ध्यान है। तो मुझे लगता है उत्तराखंड आने वाला, उत्तराखंड भविष्य का उत्तराखंड बहुत बढ़िया होने वाला है। और जागेश्वर तो मतलब आप समझ लीजिए कि कल के बाद, प्रधानमंत्री जी के आने के बाद कहाँ पहुँचने वाला। अगली बार जब आप हम मिलेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा उस बारे में जी। और आखिरी बार लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तब चुनावों का समय था और हम कहीं आपके गांव के आसपास में बैठे हुए थे, तो आपने बोला था कि इस बार कुछ भी हो बीजेपी तो आएगी। बात सही निकली थी, तब से मुलाकात नहीं हो पाई आपसे इस तरीके से। वो दिख रहा था ना माहौल। हाँ, वो आप जब लोगों के बीच घूमते तो जनता का करंट आपको चेक हो जाता है। तो मुझे दिख रहा था, मैं टिकट किसी को भी मिले बीजेपी आएगी, ये वाक्य था आपका उस पर। आप कार्यकर्ता के नाते टिकट मांगने का सबका हक है। हाँ। टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना ही जरूरी है। हाँ, लेकिन एक चीज है, अगर 5 साल में काम नहीं हुआ, जनता पूछेगी भी आप इससे कि काम नहीं हुआ, तो हम तैयार हैं। अगर हम कोई गलती करेंगे उसके लिए शहर से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे। अच्छा काम करेंगे तो उनसे फिर कुर्ता लेके जाएंगे, झोली फैला के उनसे वोट मांगेंगे। हाँ हम तो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं जी। और बड़ी शालीनता से बोलेंगे हमसे गलती हुई है। और अच्छा काम करेंगे तो जनता से ही बोलेंगे आप हाथ से आगे बढ़ाओ। क्या बात है। तो एक नया जागेश्वर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में अक्सर सुनते थे जय जागेश्वर जय जागेश्वर, तो एक मन में एक छोटी सी जिज्ञासा थी क्यों ना ऐसी बातें की जाए। और सुबह का समय है, पहाड़ों का नज़ारा है और गौरव जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी, बहुत सुलभ बातें हुई। तो इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ कि दोबारा एक नए सपने के साथ मिलेंगे। जागेश्वर मेरा भी गृह क्षेत्र है, उसी इलाके से मैं आता हूँ, बचपन से उस इलाके को देखा है। लेकिन वही कुछ बातें कि पहाड़ में रोज़गार नहीं है, वही कुछ बातें कि पहाड़ में सुख सुविधाएँ नहीं है। कल मैं बैठा हुआ था तो एक नॉर्मली मैं एक चीज़ सोच रहा था कि अगर हमारे घर में, गांव में वाईफाई होता तो हम अपने आंगन में बैठकर कहीं कॉर्पोरेट वर्क कर रहे होते, और जो टी ब्रेक है उसमें गर्मा गर्म दूध, लंच ब्रेक में भटकी चुड़कानी खा रहे होते, वीकेंड में ग्वाला जा रहे होते। तो ये एक सपना सा है पहाड़ के लिए, और ये सपना तभी सफल हो सकता है जब एक अच्छा एम लेके हम आगे चलें। जब हम आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद आगे देखें कि वर्क फ्रॉम होम जो है गांव से आदमी कर पाए, उसे हल्द्वानी में आने की ज़रूरत ना पड़े। इन चीज़ों के बारे में हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना होगा, मुझे ये लगता है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आने वाले समय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। बिल्कुल। और आप देखो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री टेक्नोलॉजी के प्रति कितनी सजग है। इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलनी चाहिए, टावर्स लगने चाहिए। और जो ये आप ये कह रहे हैं वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, एक मेरा दोस्त है दिल्ली में, नितिन जी, वो मुझे बोला कि गौरव भाई जस्ट सी ए लैंड, आप कोई सुंदर लैंड देखो। मैंने कह रहा ये जो आईटी वाले इन सबको लेके उधर बसाते हैं, और मैंने रिक्वायरमेंट क्या कह रहा इंटरनेट चाहिए, ताकि जो ये जो वो लेजर के साथ अपना काम भी करे। और कह रहा ऐसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर इतने लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये मैं अब ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, कभी भगवान ने ऐसा मौका दिया, जागन्नाथ जी ने ऐसी कृपा करी। तो ये जो एक काम है वो मेरा भी सपना है कि पहाड़ का समावेशी विकास हो, हमारे कुदरत से भी ना छेड़छाड़ हो, और इन इकोनॉमी और लोगों को भी आगे बढ़ाने का एक साधन मिले। मेरा एक और सपना है कि मैं वहाँ पे एक हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर बने कभी। मैं बार बार शुरू से कहता हूँ कि स्पोर्ट्स ही ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने बच्चे का 100% विकास कर सकते हैं। अभी पहाड़ में सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है नशे की है। उस नशे की समस्या का निदान सिर्फ स्पोर्ट्स है, योगा है, मेडिटेशन है। और अगर एक हाई ऑल्टीट्यूड सेंटर हम बनाने में सक्सेसफुल हो गए तो पहाड़ के ऊपर जो विकास होगा वो समावेशी होगा। अब हाई ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है 5000 और अगर वहाँ
ट्रेनिंग सेंटर बनेगा तो वहाँ दूध, मीट, चिकन, सब्जी, ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? उससे, उसके गांव से आएंगे। तो ये विकास का एक मॉडल होना चाहिए। इट शुड बी बैकवर्ड लिंकेज। हम दिल्ली से सामान लाके कब तक खिलाएंगे? बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ गांव में अभी हम थैली का दूध पी रहे हैं तो ये गांव तो हमने कभी नहीं देखा। सही बात है। और आज भी हम अपने बच्चों के लिए गाय का दूध ढूंढते हैं, बट गांव के लोग वो थैली का दूध में आ गए हैं। क्योंकि जो हमारी मानसिकता है काम ना करने, और उसके पीछे कहीं ना कहीं 70 साल में हम सब लोगों का हाथ है ना जी। बिल्कुल, ऐसा नहीं है उन्हीं का हाथ है। हम 70 साल में उन्हें उतना वो चीजें जो उन्हें मिलनी चाहिए नहीं दे पाए ना। कौन खुश होके दिल्ली भागना चाहता है यार? आप भी क्या खुश हो गया अपने गांव से इधर आके? बिल्कुल। अगर वही विकास उधर मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि पहाड़ में जो आप बार बार कह रहे हैं वो सारी चीजें जल्द से जल्द। और मज़ेदार बात यह है कि अभी मैं 2 दिन के लिए कसार गया हुआ था, कसार में रुका हुआ था, तो वहाँ पर कुछ लोगों से मेरी बात हुई। तो एक बद्री गाय होती है, हाइट में छोटी, बुग्यालों में चढ़ती है वो। घी, तो उसका घी 2000 रुपये किलो। 2000 रुपये किलो। अब यही है ना, हम अपने घर की चीजों की घर में रिस्पेक्ट नहीं करते हैं जी। हमारी ईजा कहती थी चीनी मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे। हम कहते थे ईजा कोई बात नहीं, डॉक्टर को बोल देंगे। सेम वही बद्री गाय का कि आपने भी बच्चों ने खाया, मैंने भी बच्चों ने खाया जी, बट हम उसमें कहते थे नहीं आता। मैं यही कह रहा हूँ, समाज जो है ना ऐसे ही घूम के आता है। ये आने वाला फ्यूचर इस पहाड़ का है, जो प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के जरूर काम आएगा, कि अब ये सच होने वाला है। और वो जो सिक्योर हाथ है ना हमारे मुख्यमंत्री जी के, आपको जल्द से जल्द दिखने वाले हैं। चलो हम भी देखते हैं नए जागेश्वर की कल्पना। बहुत अच्छा लगा मुलाकात करके, बातचीत करके। धन्यवाद बहुत। जय जागेश्वर।